हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, चाहे वो एसओएल में पढ़ते हैं या फिर वो एनसी वेब में पढ़ते हैं, इग्नू में पढ़ते हैं या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, यूजी के स्टूडेंट्स हैं या पीजी के स्टूडेंट हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो आता है, चाहे वो मास्टर्स के लिए स्पेशली जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में फर्स्ट ईयर में MPS 002 में ये विषय होता है, आज हम उसके फर्स्ट यूनिट का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को भी रियलिज्म यानी यथार्थवाद पढ़ना है तो ये टॉपिक जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल डीप से हम ये पढ़ेंगे कि यथार्थवाद क्या है, आपको इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, परंपरागत यथार्थवाद क्या है, इसके बारे में भी डीप से हम बात करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इसे अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए यथार्थवाद, जिसे इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं, ये एक बेसिक सी बात है जो मैंने बेसिक सी 2 साल से पहले की वीडियोस में भी आप लोगों को बता रखा है। ये एक एडवांस क्लास है और ये बढ़िया क्लास है। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देखे, जो कि लाखों से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देख ली है। पहले यथार्थवाद के बिल्कुल बेसिक्स को समझ लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे एसओएल सॉल्यूशन यथार्थवाद या फिर यथार्थवाद बाय चंदन सर, तो भी आपके सामने वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पहले पता होना चाहिए कि भाई यथार्थवाद, जिसे इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं, रियलिज्म यानी वे बातें जो कि वास्तविकता को या यथार्थ स्थिति का बात बताती है, वर्णन करती है, उसे हम रियलिज्म कहते हैं, ना कि भविष्य की बात। तो यहाँ पर आपको समझना है कि भाई जो यथार्थवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या फिर एक उपागम की भूमिका निभाता है, जो आज भी सबसे प्रमुख विचारधाराओं में से एक है। यथार्थवाद को ही हम राजनीतिक यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक भी कहते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि रियल पॉलिटिक के बारे में वर्णन कीजिए, तो भी आप समझ जाएंगे कि भाई ये यथार्थवाद के बारे में ही बात हो रही है। यहाँ पर साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि भाई जो यथार्थवाद है इसकी उत्पत्ति थ्यूसिडाइस, ध्यान रखना है कई जगह पर इसका नाम थ्यूसिडाइडस भी लिखा होता है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि 431 ईसा पूर्व में थी। बुक का नाम क्या था आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है मैंने, पेलोपोनेशिया। ये एक युद्ध का इसका वर्णन किया था इन्होंने अपनी पुस्तक में। और उसी समय लगभग अगर हम बात करें तो चीन के एक विद्वान थे जिनका नाम था सन जॉ, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कला। इस बुक के अंदर इन्होंने यथार्थवाद का वर्णन किया है। ऐसे ही आगे बहुत सारे विद्वान रहते हैं जिन्होंने आगे चल के यथार्थवाद का वर्णन किया है। ठीक इसी प्रकार की जो विचारधारा कौटिल्य की भी थी, उन्होंने भी जो राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में वर्णन किया है। अब यहाँ पर हम आप बात करेंगे आगे की भी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अगर हम देखें जो यथार्थवाद है वो कब पॉपुलर हुआ, तो वो 20वीं शताब्दी में लगभग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अगर हम बात करें यथार्थवाद की, तो भाई यथार्थवाद का जो उदय है वो आदर्शवाद की विचारधारा के विरुद्ध हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब चलेंगी, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यथार्थवाद और आदर्शवाद में थोड़े से मैं डिफरेंस आपको बता दूं ताकि आप अच्छी तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है जो आदर्शवादी लोग हैं उन सब का क्या कहना है, उन सब का कहना है कि वे सभी देश जो एक जैसे हित के होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो यथार्थवाद और आदर्शवाद में, इसमें पहले मैं डिफ्रेंशिएट आपको कर देता हूँ। जो यथार्थवाद है उसका क्या कहना था, उसका कहना था कि वे सभी देश जिनके हित एक जैसे होते हैं वो मिलके रहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इस विचारधारा को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि एक जैसी विचारधारा वाले लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यथार्थवाद है
उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया था कि भैया अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान जिस रूप में है हमें उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए, यानी ये वास्तविकताओं का वर्णन करती है। ये कहती है कि भाई जैसी रियलिटी में पूरा विश्व है उसी तरीके से विश्व को देखा जाना चाहिए इसको। लेकिन वही आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद इससे विपरीत थी। आदर्शवाद इस बात की खोज में लगी थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही कि भैया प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे तथा युद्धों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता था और ऐसा हम क्या कर दें कि आगे भविष्य में कभी भी युद्ध ना हो और स्थायी शांति कैसे संभव हो सकती है। ये सारी बातें आदर्शवादी कह रहे थे। और वहीं हम यथार्थवाद की बात करें तो यथार्थवाद का क्या कहना था? यथार्थवाद का कहना है कि भैया जो युद्ध है ये ह्यूमन नेचर में ही है, मानव स्वभाव में ही है। मानव का जो स्वभाव है वही दोषपूर्ण होता है। मानव जो है वो हमेशा चाहता है कि उसकी वर्चस्वता अन्य लोगों पे रहे, वह सभी लोगों में श्रेष्ठ रहे, वह सभी लोगों में प्रधान रहे। इसीलिए जो है जो ह्यूमन है वो शक्ति अर्जित करने की कोशिश करता है। और आदर्शवाद जो विचारधारा है वो इस बात पे बल देती है कि भैया हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहारे या नैतिक नियमों के सहारे हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी दुनिया को चलाना चाहिए। परंतु असल में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। यथार्थवाद का कहना है कि ह्यूमन का जो स्वभाव भी है वो दोषपूर्ण है और इस वजह से युद्ध होना स्वाभाविक सी बात है। और साथ ही साथ क्या है कि हर एक देश क्या करता है या हर एक व्यक्ति क्या करता है, वो शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है और स्पेशली राजनीतिक शक्ति को, और हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना जाता है। राष्ट्रीय हित ही सबसे ज़्यादा वो अच्छा मानते हैं कि भैया राष्ट्रीय हित ही सबसे श्रेष्ठ है और हर एक देश को इसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। यथार्थवाद, एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि यथार्थवाद का कहना है कि भाई जो राज्य है वो मुख्य एक्टर होता है या मुख्य रूप से अभिकर्ता होता है, एक राज्य के अलावा कुछ नहीं होता। कोई भी देश अपने हित से ज़्यादा ऊपर की नहीं सोचता, उसे दूसरे देश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाने से मतलब होता है। इसके साथ साथ इन्होंने स्वयंप्रभुत्ता के बारे में बात करी है। वैसे हम इन पॉइंट्स के बारे में डीप से जब बात करेंगे जब आधुनिक हम बात करते हैं हंस जे मार्गेनताउ के 6 प्रिंसिपल्स, 6 सिद्धांत, मार्गेनताउ के 6 सिद्धांत कौन थे, तो उसके अंदर ये सारी की सारी बातें आएंगी। जैसे जो स्टेट है वो मुख्य अभिकर्ता होता है। दूसरी बात, संप्रभुत्ता जो है वो राज्य की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के इकाई के रूप में विश्व में काम करती है। तीसरी बात करें तो राष्ट्रवाद तथा आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का उदय के साथ साथ सुसंगठित राजनीतिक और समुदाय भी बनाए जाने चाहिए, ये भी इसका कहना था। आपको ये पॉइंट्स ऐसे ही एज इट इज़ याद करने हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपका एक आंसर जो है वो टॉप क्लास का आंसर बन जाएगा। इसके साथ साथ इस व्यवस्था यानी यथार्थवाद की बात हो रही है में अन्य संस्थाएं राष्ट्रीय हित के अधीन ही रहते हैं, यानी हर एक संस्था सिर्फ देश के हित से रिलेटेड ही काम करती है। और साथ ही साथ क्या है, राज्य अभिकर्ता जो है वे राज्य जो है हमेशा श्रेष्ठ होता है। इसके साथ साथ वे सभी देश के अंदर जो गैर सरकारी संगठन होते हैं जैसे एमएनसी या जो एनजीओज होती है कि वो क्या करती है, वो कई बार देश के जो नियमों को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है। उसका रीज़न क्या है, वो कैसे प्रभावित करती है, सबसे पहले आपको ये समझना है। जैसे आज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक है और इस वजह से WHO एक गैर सरकारी संगठन है जो कि विश्व की स्वास्थ्य के लिए समय समय पर अपनी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आप सभी के लिए जारी करती है। अभी अगर कोई देश कोविड-19 के खतरे को बहुत ही लाइटली लेता है और जो भी उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो नहीं लेता है, तो ऐसे में जो WHO है उसके खिलाफ पूरी दुनिया के में प्रचार करती है कि भैया ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, और उससे बाकी सभी देश क्या करेंगे, व्यापारिक सहायता या जो भी आप कह सकते हैं वो मदद पहुंचाना बंद कर देंगे और इससे क्या है वो देश नीचे डूब सकता है। तो इस तरीके से बहुत बार हमें एमएनसी जो है क्या कैसे दिखते हैं या फिर जो गैर सरकारी संगठन है ये हमारे राष्ट्र के जो दायरे हैं उसको कमज़ोर करती हुई नज़र आ जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो ट्रेडिशनल यथार्थवाद यानी ट्रेडिशनल जो रियलिज्म है इसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्लासिकल
रियलिज्म भी बोलते हैं। आपके पेपर में अगर क्लासिकल यथार्थवाद, क्लासिकल रियलिज्म, ट्रेडिशनल रियलिज्म ये सब आ जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर समझना है कि भाई जो परंपरागत यथार्थवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस विशाल दृष्टिकोण का प्रतिनिधि करती है जो अनेक पीढ़ियों का जिसमें योगदान है, यानी काफ़ी लंबे समय तक जो यथार्थवाद का सीमित दायरा था वो इसी को दर्शाता है। जैसे इसके अंदर कई सारे राइटर आ जाते हैं आप लोगों के लिए, लेखक आ जाते हैं, थ्यूसिडाइस है, मैकियावेली है, और इसमें E.H. कौर है, हंस जे मार्गेंथाउ है, ऐसे अनेक विद्वान इसके अंदर शामिल है। अगर हम बात करें प्राचीन यथार्थवाद की तो ये सभी इन सभी का जो मूल मंत्र हमें दिखता है वो एक ही चीज़ दिखाई देते हैं कि वह पूर्व मान्यताओं पर आधारित होती है। ध्यान रखना है, प्राचीन यथार्थवाद क्या है, पूर्व मान्यताओं पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्य के बीच में संघर्ष जो है वो कभी ख़त्म ना होने वाली संस्था है। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसकी स्वभाव जो है वो ह्यूमन नेचर में पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे जो प्राचीन यथार्थवाद है इनका ये भी मानना है कि यह विश्व राजनीति की बदलती हुई शक्ति संरचना के अनुसार अपने आप को ढाल ले तो वो देश ज़्यादा तरक्की कर सकता है। इसके साथ साथ पारंपरिक जो यथार्थवादी है इसमें उन विद्वानों के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले या ठीक तुरंत बाद ही लिखना आरंभ किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलर इसके जो विचारक है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के या तो नज़दीक के थे या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के थे। अब इसमें मैं फेमस जो अंतर्राष्ट्रीय रियलिज्म के जो राइटर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो इसके प्रमुख जो विद्वान है उसमें रोनाल्ड नेबुर पहले हैं, दूसरा आपका निकोलस, तीसरा है आप लोगों का हंस जे मार्गेंथाउ, और अगर हम चौथे की बात करें तो ऐसे E.H. कौर भी हैं, आप लोगों को उनका नाम भी याद रखना है। इसके साथ साथ जो प्राचीन यथार्थवादी है उन सब का विश्वास है कि भैया हर एक देश जो है वो शक्ति के लिए और हर एक व्यक्ति जो है शक्ति की लालसा के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाई शक्ति को पाना चाहता है हर एक देश और एक व्यक्ति। इसी अनुसार राज्यों का जो व्यवहार है वो स्वार्थपूर्ण हो चुका है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को, अपने निवासियों को पूरी दुनिया में श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करें राजनीति, मूल रूप से राजनीति होती है, और यथार्थवादियों का ये भी मानना है कि भाई मानव का जो स्वभाव है वो भविष्य में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हर एक देश को क्या करना चाहिए, अपने लिए अधिक से अधिक शक्ति के साधन जुटाने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राज्य का काम ही है अपने देश को हमेशा प्रगति के मार्ग पे ले जाना। सरकार का यही काम है कि पूरी दुनिया से ताकतवर अपने आप को बनाना। इसीलिए ये बात कही जाती है, परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश को शक्ति संतुलन और नैतिकता जैसे नियमों का पालन, जैसे शक्ति संतुलन तो करना चाहिए परंतु नैतिक नियमों का कहीं पर भी ऐसा स्थान यथार्थवादी के विचारों में नहीं दिखाई देता। आई होप गाइज आप सभी को आज की इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है, ये एक हाई लेवल की क्लास थी जो कि यथार्थवाद जो पीजी तक के स्टूडेंट हैं उनको समझ में आए। अगर आपका यथार्थवाद का बेसिक भी क्लियर नहीं है तो आप लोग ज़रूर हमारी इस वीडियो को देखिए, जो वीडियो के एंड में अब आपको शो हो रही है, या फिर जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल चुका है। तो आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अधिक से अधिक मित्रों तक हमारी इस वीडियो को शेयर करके उनको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियोस मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना ना भूलें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ अपनी क्वेरीज और अपना प्यार हमें इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।